पाठ 19 भारत एक है। इस पाठ में आधुनिक भारत की प्रमुख समस्या राष्ट्रीय एकता के विविध पक्षों पर विचार किया गया है। हमारे पूर्वजों ने भी इस दिशा में अनेक प्रयत्न किए, पर प्राकृतिक बाधाओं के कारण वे सफल नहीं हो पाए। आज विज्ञान की कृपा से प्राकृतिक बाधाएं तो प्रभावहीन हो गई है, पर देश की विशालता, जलवायु की विषमता और भाषा भेद के कारण अभी तक इस दिशा में पूर्ण सफलता नहीं मिल पाई है। फिर भी भावना के स्तर पर सभी भारतवासी एक हैं। अक्सर कहा जाता है कि भारतवर्ष की एकता उसकी विविधताओं में छिपी हुई है, और ये बात जरा भी गलत नहीं है, क्योंकि अपने देश में एकता जितनी प्रकट है, उसकी विविधताएं भी उतनी ही प्रत्यक्ष हैं। भारतवर्ष के नक्शे को ध्यान से देखने पर यह साफ दिखाई पड़ता है कि देश के 3 भाग प्राकृतिक दृष्टि से बिल्कुल स्पष्ट हैं। सबसे पहले तो भारत का उत्तरी भाग है, जो लगभग हिमालय के दक्षिण से लेकर विंध्याचल के उत्तर तक फैला हुआ है। उसके बाद विंध्य से लेकर कृष्णा नदी के उत्तर तक वो भाग है जिसे हम दक्षिणी प्लेटो कहते हैं। इन प्लेटों के दक्षिण में कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक का जो भाग है, वो प्रायद्वीप जैसा है। पुराने समय में उत्तर भारत में जो राज्य कायम किए गए, उनमें से अधिकांश विंध्य की उत्तरी सीमा तक ही फैलकर रह गए। विंध्य को लांघकर उत्तर भारत को दक्षिण भारत से मिलाने की कोशिश तो बहुत की गई, मगर इस काम में कामयाबी किसी किसी को ही मिली। श्री रामचंद्र ने लंका पर चढ़ाई करने के सिलसिले में विंध्याचल को पार कर लिया था। महाभारत काल में उत्तरी और दक्षिणी भारत में अंश एक राज्य के अधीन थे या नहीं, इसका कोई पक्का सबूत नहीं मिलता। महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में दक्षिण के कई राजा भी आए थे, और कुरुक्षेत्र के मैदान में जो महायुद्ध हुआ, उसमें भी दक्षिण के वीरों ने हिस्सा लिया था। इसका प्रमाण महाभारत में ही मौजूद है। चंद्रगुप्त, अशोक, विक्रमादित्य और उनके बाद मुगलों ने भी इस बात के लिए बड़ी कोशिश की कि किसी तरह सारा देश एक शासन के अधीन लाया जा सके। भारत के इतिहास से एक शिक्षा ये मिलती है कि इस देश को एक रखने के काम में यहाँ के राजाओं को जो भी सफलता मिली, वो ज्यादा टिकाऊ नहीं हो सकी। इस देश के प्राकृतिक ढांचे में ही कोई ऐसी बात थी जो सारे देश के एक होने के खिलाफ थी। इस देश में वैर भाव इतना प्रबल क्यों रहा, इसके भी कारण हैं। बड़ी बड़ी नदियों और बड़े बड़े पहाड़ों के अनेक गुण हैं, लेकिन उनमें एक अवगुण भी होता है कि वो जहां रहते हैं वहां देश के भीतर अलग अलग क्षेत्र बना देते हैं, और इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के भीतर एक प्रांतीयता या क्षेत्रीय का जोश पैदा हो जाता है। ये देश है भी विशाल। इसके उत्तरी छोर पर कश्मीर पड़ता है, जिसकी जलवायु लगभग मध्य एशिया के समान है। इसके विपरीत भारत के दक्षिणी छोर पर कन्याकुमारी अंतरीप है, जहां के घरों की रचना और लोगों के रंग रूप आदि में श्रीलंका का नमूना शुरू हो जाता है। चेरापूंजी भी इस देश में है, जहां साल में 500 इंच से अधिक वर्षा होती है, और थार की मरुभूमि भी यही है, जहां वर्षा होती ही नहीं अथवा नाम मात्र की होती है। जलवायु एवं क्षेत्रीय सुविधा के अनुसार ही लोगों के पहनावे और खान पान में भी भेद हो जाता है। अगर हम कोई एक राष्ट्रीय ढंग चलाना चाहें, तो उससे अनेक लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर हम रोटी और उड़द की दाल अथवा रोटी मांस को देश का राष्ट्रीय भोजन बना दें, तो पंजाबी लोग तो मजे में रहेंगे, लेकिन बिहार और बंगाल के लोगों का बुरा हाल हो जाएगा। और विविधता का सबसे बड़ा लक्षण ये है कि हमारे देश में अनेक प्रकार की भाषाएं हैं, और इनके कारण हम आपस में भी अजनबी के समान हैं। गुजरात से लेकर बंगाल तक की जनता के बीच खूब संपर्क होता है, इसलिए वहां भाषा भेद की कठिनाई नहीं अखरती। लेकिन अगर उत्तर भारतवासी दक्षिण चला जाए अथवा कोई दक्षिण भारतीय उत्तर की ओर चला आए और वो अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य कोई भाषा नहीं जानता हो, तो वो सचमुच मुश्किल में पड़ जाएगा। भाषा भेद की ये समस्या हमारी राष्ट्रीय एकता की सबसे बड़ी बाधा है। ये तो हुई भारत की विविधता की कहानी। अब जरा ये देखने की कोशिश करनी चाहिए कि इस
विविधता के भीतर हमारी एकता कहाँ छिपी हुई है? सबसे विचित्र बात तो ये है कि यद्यपि हम अनेक भाषाएं बोलते हैं, किंतु भिन्न भिन्न भाषाओं के भीतर बहने वाली हमारी भावधारा एक है तथा हम प्रायः एक ही तरह के विचारों और कथा की वस्तुओं को लेकर अपनी अपनी बोली में साहित्य रचना करते हैं। रामायण और महाभारत को लेकर भारत की प्रायः सभी भाषाओं के बीच अद्भुत एकता मिलेगी। भारतीय जनता की एकता का असली आधार भारतीय दर्शन और साहित्य है, जो अनेक भाषाओं में लिखे जाने पर भी अंत में जाकर एक साबित होता है। हमारी एकता का दूसरा प्रमाण ये है कि उत्तर या दक्षिण चाहे जहां भी चले जाएं, आपको जगह जगह एक ही संस्कृति के मंदिर दिखाई देंगे, एक ही तरह के आदमियों से मुलाकात होगी जो चंदन लगाते हैं, स्नान पूजा करते हैं, तीर्थ व्रत में विश्वास करते हैं। असल में भाषा की दीवार के आर पार बैठे हुए भी वो एक ही हैं। वो एक ही संस्कृति की विरासत के भागीदार हैं। प्रत्येक देश की एक निजी सांस्कृतिक विरासत होती है, जो उस देश के प्रत्येक निवासी की चाल ढाल, बातचीत, रहन सहन, खान पान, तौर तरीकों और आदतों से टपकती है। चीन से आने वाला आदमी विलायत से आने वालों के बीच नहीं छिप सकता। यूरोपीय वेशभूषा में सजे हिंदुस्तानियों के बीच एक अंग्रेज को खड़ा कर दिया जाए तो वो आसानी से पहचान लिया जाएगा। यही वो सांस्कृतिक एकता है जो भारत को एक बनाए हुए